2024 का जैम का जो टेस्ट सीरीज है मैंने वो ज्वाइन कर लिया था, सिर्फ टेस्ट सीरीज। बहुत लैग भी हो रहा था क्योंकि मैंने 5 मंथ्स के अंदर सब कुछ देख लिया था। तो और इसके अलावा चारों सब्जेक्ट्स थे, राइट? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, 4 सब्जेक्ट्स आपके पास होते हैं। तो आप चारों सब्जेक्ट मैनेज कैसे करते थे? मतलब तुम 3 से 4 लेक्चर्स एक दिन में देखते थे, फिर सेल्फ स्टडी भी करते थे, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते थे। तो तीर्थेंदु, आपको कुछ ऐसे पॉइंटर्स लगे जो आपको अपनी प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहे, और कुछ ऐसे पॉइंटर्स जो आपको लगे कि यार मुझे नहीं करने चाहिए? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज मेरे साथ एक स्टूडेंट है मेरे, जिन्होंने इस बार 3 एग्जाम बहुत अच्छी रैंक से निकाला है। सबसे पहले इनकी रैंक आईआईटी जैम में 20 आई है, यानी कि 20 एआईआर आई है। गेट एक्सेल में इनकी रैंक है एआईआर 2 एंड गेट बीटी में इनकी रैंक है एआईआर 10। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू बंसल बायोलॉजी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द 3 एग्जाम्स। थैंक यू मैम। तीर्थेंदु, कैसा लग रहा है 3 एग्जाम्स में अंडर 20 रैंक लाना, और इनफैक्ट 2 एग्जाम में तो अंडर 10 रैंक है? कैसा लग रहा है मतलब? या मतलब इट फील्स गुड to crack all these exams and having been qualified for these exams. सोचा था कभी ऐसा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है? कभी सोचा था, इमेजिन किया था? नहीं मतलब क्वालिफाई कर लेंगे ऐसे तो मतलब होप थे, बट अच्छी रैंक कितनी अच्छी तो वो तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हम। डेफिनेटली। आप अपने बारे में बताओगे फिर तेंदु कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपने कहाँ से अपनी बीएससी परस्यू की है? यस मैम। तो आई एम तीर्थेंदु बनी एंड आई एम अ फोर्थ ईयर BSc एग्रीकल्चर स्टूडेंट एट UBKV West Bengal, and I am looking forward to join IISc Integrated PhD program. वंस अगेन तीर्थेंदु, आप भी वेस्ट बंगाल से हो। मैं स्पेसिफिकली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हर बार वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स बंसल बायोलॉजी पर टॉपर्स होते ही है, इसलिए मैं स्पेशली ये चीज फिर से एक बार मेंशन कर रही हूँ। सो तीर्थेंदु, शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है? आपने कब सोचा कि आपको ये एग्जाम्स देने, और आपको इन एग्जाम्स के बारे में पता कहाँ से लगा था? हाँ तो IIT जैम के बारे में तो मुझे पहले से ही पता था, अंडर ग्रेजुएट के मतलब ज्वाइन होने से पहले। लेकिन गेट और JGBIS जैसे एग्जाम्स मुझे हॉस्टल में आके पता चला। हम्म। UBKV के हॉस्टल्स में सीनियर्स लोग मतलब बताए थे, और फिर ओरिएंटेशन क्लासेस में सर लोग दिखाए थे कि मतलब यहाँ का स्टूडेंट्स IISc भी जा सकते हैं। तो वहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस फील हुआ कि हाँ, ये मतलब पॉसिबल है, मतलब इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। तो हाँ, अगर हम लोग प्रिपरेशन कर लेंगे तो इट इज़ पॉसिबल। तो यहाँ से मतलब कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्ड हुआ, और फिर सर लोगों से मतलब कैसे ऐसे प्रिपरेशंस होते हैं तो इन सब का आइडिया मुझे मिला, और फिर मैंने वैसे ही स्टार्ट। तो तीर्थेंदु, आपने कब शुरू की थी? आपने कब सोचा कि हाँ, मुझे प्रिपेयर करना शुरू करना चाहिए? कब था वो टाइम? हाँ तो मेरा तो BSc एग्रीकल्चर फोर फोर इयर्स का प्रोग्राम है। ठीक है। तो मैंने सेकेंड ईयर में जब फोर्थ सेम शुरू होने वाला है तब से ही मैंने मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था अच्छा। अच्छे से। तो मतलब आपकी बेसिकली 2 साल की प्रिपरेशन थी ये? यस मैम। ओके। और एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आप बिल्कुल एक डिफरेंट बैकग्राउंड में जा रहे हो। बायोटेक्नोलॉजी के लिए आईआईटी जैम वगैरह का एग्जाम बायोटेक्नोलॉजी के लिए हुआ है। तो इसके बारे में कभी सोचा था कि मतलब आप बिल्कुल शिफ्ट कर रहे हो ऐसे कोई अपना कोर्स पूरा? हाँ तो मतलब ये बहुत डिफिकल्ट था मतलब सिचुएशंस, क्योंकि मेरे कोर्स वर्क में तो ऐसे सब्जेक्ट्स इंक्लूड नहीं है, मतलब है बहुत कम है, मतलब थोड़ा बहुत बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी ये सब था। लेकिन जो बायोटेक्नोलॉजी या फिर लाइफ साइंस के जो कोर्सेज मतलब एग्जाम्स के लिए जो पढ़ना होता है वो सब कोर्स में नहीं थे इंक्लूडेड। सो हाँ, जब मैंने सोचा कि ये इसको प्रिपरेशन करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है, हम्म। तो मैंने वो डिसाइड कर लिया था कि क्योंकि मुझे करना है, क्योंकि मुझे मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री था मेरा प्रिपेयर्ड था, 11 12 में मेरा था प्रिपेयर्ड। और ये सब चीज़ें जो है मतलब बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये मैंने पहले तो लेनिंजर से पढ़ना स्टार्ट किया, फिर मैंने पाथफाइंडर जैसे बुक्स को फॉलो किया, और फिर लास्ट के जब 4 और 5 मंथ्स बचे थे तो मैंने मैम से जुड़ के वो प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स जो कि मतलब 12 में पढ़ चुका था, तो वैसे सब्जेक्ट्स को एक मतलब शॉर्ट पीरियड में कवर करना और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना, ये सब वीडियो लेक्चर से ही पॉसिबल हुआ। मैंने उसके लिए मतलब कोई स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़ लिया था। तो आपको इसी से हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको बंसल बायोलॉजी के बारे में पता कैसे चला था? आपको कैसे पता था कि बंसल बायोलॉजी यूट्यूब है, प्लेटफॉर्म भी एग्जिस्ट करता है? हाँ तो मतलब क्लास 12 से ही मुझे पता था बंसल बायोलॉजी के बारे में। अच्छा। मैंने 12 से, हाँ क्लास 12 में ही मैंने मतलब वहाँ से मतलब थोड़ा बहुत वो सेंट्रल डॉगमा के वीडियोस देखते थे, कॉन्सेप्ट क्लियर करता था, तब से मुझे पता था। और फिर मैंने मेरे थर्ड ईयर में एक बार मतलब मैंने जैम और गेट
सब सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स मैंने थर्ड ईयर में एक बार दे दिए थे। अच्छा। तो वहां से मैंने जैम का जो टेस्ट सीरीज आप लोग देते हो, हाँ तो हाँ। वो मुझे यूट्यूब से पता चला था कि हाँ मतलब एक ऐप भी होता है और फिर वहां से टेस्ट सीरीज होता है, ताकि हम लोग टेस्ट का मतलब एक मॉक टेस्ट दे सके और पता लगे कि मतलब एक एक्चुअल एग्जाम में कैसे कर पाए। तो मतलब मैंने मतलब वो 2024 का जैम का जो टेस्ट सीरीज है मैंने वो ज्वाइन कर लिया था, सिर्फ टेस्ट सीरीज। फिर मैंने वो टेस्ट दिए थे, तब मुझे पता चल गया था क्या मतलब कैसे पैटर्न रहता है एग्जाम का। फिर रियल टाइम एग्जाम एक्सपीरियंस थोड़ा सा बहुत हो चुका था, और मेरा 2024 जैम में भी मतलब थोड़ा बहुत अच्छा खासा रैंक आ गया था, मतलब 181 था मेरा रैंक। हम्म। तो ये सब कुछ पॉसिबल हुआ क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट दिया था। हम्म। फिर मुझे पता चला कि यहाँ पे तो कोर्सेज भी ऑफर्ड होते हैं, सिर्फ मतलब टेस्ट सीरीज के अलावा भी। हम्म। तो फिर मैंने ज्वाइन मतलब कोर्स लिया, और फिर देखा कि हाँ मतलब बहुत टाइम बच रहा है, क्योंकि नोट्स मेकिंग में बहुत कुछ हेल्प हो रहा है मुझे। तो यहाँ से बंसल बायोलॉजी प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला। तो तेंदु, आपने बंसल बायोलॉजी की सेल्यूलर बैच ज्वाइन कर रखा था, टेस्ट सीरीज भी थी आपके पास, और आपने टोटल 5 कोर्सेज के साथ आप बंसल बायोलॉजी के साथ जुड़े थे। तो जिसमें से मेन था अपना सेल्यूलर बैच, क्योंकि वो कंप्लीट बैच है। तो उसमें मुझे आपको पूछना था कि सेल्यूलर बैच किस तरीके से आपको हेल्प किया, और आपने फर्स्ट ऑफ ऑल लाइव लेक्चर्स देखते थे या रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखते थे आप? तो फर्स्टली मैं तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखता था, क्योंकि मुझे 2x में देखना पसंद है। अच्छा। तो इसलिए मैं रिकॉर्डेड देखता था। और फिर मेरा एक्चुअली बहुत लैग भी हो रहा था, क्योंकि मैंने 5 मंथ्स के अंदर सब कुछ देख लिया था। तो मुझे वो सब 2x में ही देखना होना था, क्योंकि फिर अगर मैं 1x में देखूंगा तो पॉसिबल नहीं था इतना सब कुछ कंप्लीट करना। हाँ, तो मैंने रिकॉर्डेड ही देखा था। और फिर टेस्ट सीरीज मैंने मतलब जितने भी हो सके मैंने दिए। CIFR के टेस्ट सीरीज, जैम के टेस्ट सीरीज, फिर जो वीकली टेस्ट होते हैं सब मैंने कोशिश किया था देने। हाँ, क्योंकि सेल्यूलर बैच में सारे ही टेस्ट सीरीज आपको मिल रहे थे, सारे एग्जाम्स के थे, गैट का, आईआईटी जैम का, टीआईएफआर, सीयूईटी, तो आपने सब लगाए होंगे। हाँ। तो वो आपको फिर डेफिनेटली हेल्प किए। और इसके अलावा चारों सब्जेक्ट्स थे, राइट? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, 4 सब्जेक्ट्स आपके पास होते हैं। तो आप चारों सब्जेक्ट मैनेज कैसे करते थे? यस मैम, मैं क्लास मतलब जब मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखता था तो तभी मैं पॉज करके नोट्स बना लेता था और फिर उसको ही रिवीजन देता था। अच्छा, उसी को रिवीजन करते थे, और मतलब क्लास के साथ साथ ही पॉज कर करके नोट्स बनाते थे? यस मैम। ओके। और आपने मुझे बताया कि अपने बायोकेमिस्ट्री, सेल बायो, मॉल बायो, इन तीन के लिए स्टैंडर्ड बुक रेफर की थी लेनिंजर, बाकी के यूनिट्स के लिए भी की थी आपने रेफर? नहीं मतलब मैंने सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड बुक रेफर किया था, वो है लेनिंजर। हाँ हाँ। और बाकी किसी के लिए मैंने वैसे स्टैंडर्ड बुक्स नहीं रेफर किया था, लेकिन पाथफाइंडर की जो बुक्स है, जैसे कि चैप्टर्स लाइक जेनेटिक्स हो गया, फिर माइक्रोबायोलॉजी हो गया, मैंने पाथफाइंडर से थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। इमोलॉजी भी मैंने पाथफाइंडर से पढ़ लिया था। लेकिन मेरा कोई नोट्स नहीं था, मतलब खुद का नोट्स नहीं था। वो सब मैं बंसल बायोलॉजी के जब वीडियोस देखता था तभी मैं मेरा वो खुद का नोट्स बन पाया, और मैं मतलब किसी भी जगह जा रहा हूँ, बस में हूँ, तो मैं वो कॉपी खोल के पढ़ सकता था। तो अच्छा, ऐसे टाइप का नोट्स हो गया था मेरा। मतलब तुमने रिवीजन पे बहुत ज्यादा फोकस किया, ये भी कह सकती हूँ मैं, क्योंकि अगर ट्रैवलिंग में तुम रिवाइज कर रहे हो, मतलब हाँ। रिवीजन पे फोकस था। हाँ मैम, रिविजन में तो फोकस होना चाहिए सबको। और आपने सिलेबस कब खत्म कर लिया था अपना पूरा पढ़ के? लाइक आईआईटी जैम फेब में होता है, तो आपका सिलेबस लगभग सब कुछ पढ़कर कब तक हो गया था? हाँ, तो मतलब सिलेबस वैसे तो मतलब बहुत फास्ट सिलेबस है, तो वैसे मतलब बहुत दिन पहले नहीं कंप्लीट हुआ था, जस्ट 1 महीने पहले ही कंप्लीट हुआ था। तो IIT जैम का सिलेबस 1 महीने पहले मतलब कंप्लीट हो गया था, और फिर मैंने 1 महीने मतलब फुल मतलब जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो टाइम मतलब टाइम स्टॉप लगा के फिर मैं वो ऐसे मॉक टेस्ट दे रहा था, मतलब 1 महीने फुल मॉक टेस्ट चला और रिविजन भी चलते रहे। ओके। और तुम जब प्रिपेयर कर रहे थे तो लगभग रोज कितने टाइम डिवोट कर देते थे आईआईटी जैम के प्रिपरेशन के लिए? वो तो डिपेंड करता है, मतलब जितना मतलब हो सकता है मतलब कर देता था, क्योंकि वो इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है कि आज मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, तो वो इंटरेस्ट के हिसाब से होता था। और मतलब वीडियो लेक्चर्स तो इतना इंटरेस्टिंग हो जाता था कि मतलब टायर्ड नहीं लगता था, मतलब वीडियो लेक्चर्स देखने से मतलब एकदम भी टायर्ड नहीं लगता था। तो हो जाता था, मतलब लेक्चर्स में 3 या 4 देख लेता था एक दिन में, और फिर सेल्फ स्टडी भी करना होता था, और फिर क्वेश्चन सॉल्विंग भी करना होता था, तो हो जाता था।
मतलब तुम 3 से 4 लेक्चर्स एक दिन में देखते थे, फिर सेल्फ स्टडी भी करते थे, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते थे। हाँ मतलब हाँ। बहुत बहुत डेडिकेशन चाहिए इसके लिए। अगर आपने ये सब चीजें किया तो बहुत डेडिकेशन चाहिए, बिकॉज 3 से 4 लेक्चर्स भी आप देख रहे हो, हर लेक्चर को आप 2x पे भी करके देख रहे हो, तो 3 से 4 घंटे गए उसमें। फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस, मतलब 6 to 7 आवर्स तो आपको मिनिमम चाहिए ये सारी चीजें करने के लिए। हाँ मैम, और मतलब जो मेरे कॉलेज में क्लासेस चल रहे थे, तो क्लासेस के टाइम भी मैं ये सब भी पढ़ लेता था। हम्म। क्लासेस में उतना फोकस नहीं करता था। इसके इसके लिए तो मुझे कभी कभी कभार क्लासेस से निकाल भी देते थे, अच्छा, क्लासेस से क्योंकि मैं निकल। दूसरा सब्जेक्ट क्योंकि मैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ रहा हूँ ना, इसलिए तो निकाल देते हैं। बट अब आपके कॉलेज के जो प्रोफेसर होंगे वो भी आपसे बहुत प्राउड होंगे, इतनी अच्छी रैंक आपकी आई है तो। हाँ हाँ, अभी तो मतलब है, मतलब जो इस फील्ड को समझते हैं तो वो लोग तो प्राउड हैं। अच्छा, आपके पास 4 सब्जेक्ट्स थे, मतलब 4 सब्जेक्ट्स होते हैं आईआईटी चाय में, तो आपने कहा जब आपका मन करता था आप तब वो सब्जेक्ट्स पढ़ लेते थे। नहीं मतलब वैसे तो टाइम डिवोट नहीं किया हुआ था, लेकिन मेरा मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री, मतलब 2 साल में फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा बहुत, मतलब क्लासेस चल रहा है, मैं वहाँ में फिजिक्स का कॉपी खोल के थोड़ा देख लेता था, मतलब ऐसे मतलब लर्निंग नहीं हो रहा था, लेकिन एक बार गो थ्रू कर लेता था, ताकि जो टॉपिक्स है वो दिमाग में रहे, मतलब निकल ना जाए। हम्म। मैंने वैसे फॉर्मूलाज भी याद नहीं रखे थे, मतलब मेरा डेरिवेशन याद था तो उससे मैं खुद फॉर्मूलाज बना लेता था। तो सिर्फ मैं डेरिवेशंस देख लेता था एक बार क्लासेस के मतलब बीचों बीच, ऐसे ही चलता था। आपने नीट की प्रिपरेशन भी की थी क्या 11th 12th के टाइम पे? यस मैम, नीट का था पूरा प्रिपरेशन। तो फिर उसी के ही शायद आपकी जो प्रिपरेशन थी आपको वो आईआईटी जैम में भी हेल्प करी होगी। बहुत सारे टॉपर्स ये यस बोलते मैम। हैं मुझे कि मैम हमने नीट की प्रिपरेशन की थी और वो फिजिक्स मैथ्स हमें यहाँ पर हेल्प कर गई। यस मैम, डेफिनेटली नीट का अगर कोई किसी का प्रिपरेशन हो रखा है तो बहुत हेल्प होगा। तो अभी आपने मुझे ये बता दिया कि बायोलॉजी पे हम हो गए, कि बायोलॉजी के आपने 3 यूनिट्स की स्टैंडर्ड बुक रेफर की थी, बाकी आपने मोस्टली नोट्स ही रेफर किए थे बंसल बायोलॉजी के। इसके अलावा जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है उसके लिए जो आपके 11th और 12th की प्रिपरेशन थी वो हेल्प करके, और बंसल बायोलॉजी के जो लेक्चर्स थे वो आपको हेल्प करके, राइट? इसके अलावा भी आपने यस कुछ और मैम। किया था, तीसरी चीज भी कुछ की थी? नहीं, जस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो बस ये प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है जस्ट वो प्रैक्टिस। अब यस। तीर्थेंदु, आपने एक तरफ नोट्स बना लिए, सब कर लिया, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करते थे आप, वो कैसे कर होता था आपका? हाँ, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे बुक्स खरीदा हुआ था मेरा। एक तो था कि जो चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज एक शॉर्ट क्वेश्चंस है, मतलब जैम के प्रीवियस ईयर्स चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज मतलब सॉर्ट किया हुआ है क्वेश्चंस। वो बुक मैं करता था जब भी मेरा टॉपिक खत्म होता था, तो मैं वो कर लेता था पहले। तो वैसे तो मेरा एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो चुका, मतलब हो गया मेरा एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना। उसके अलावा एक पाथफाइंडर का भी बुक होता है, जो कि एमसीक्यूज का बुक होता है। तो वो भी मैंने कुछ कुछ टॉपिक्स का कर लिया था, पाथफाइंडर का एमसीक्यू का बुक। और फिर मैंने जब 3 महीने बाकी था एग्जाम्स का, तब मैंने वो एक बुक होता है कि मतलब फुल प्रीवियस ईयर्स का जो है, मतलब एक ईयर का सारा क्वेश्चन एक साथ। तो हम्म। वैसे मैं टाइम लगा के वो भी सॉल्व करता था, मॉक टेस्ट जैसे। हम्म। तो ये सब कुछ बहुत हेल्प हुआ, मतलब एक ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2 बार, एक हम्म। बार चैप्टर के बाद और एक बार एग्जाम के पहले। ओके। और तीर्थेंदु, बंसल बायोलॉजी पे भी हमने जब एग्जाम आने वाला था तब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए थे। इसके अलावा आपके पास पूरी टेस्ट सीरीज भी थी, तो वो भी आपको कहीं हेल्प किए थे? यस मैम, मतलब अगर हाँ, मतलब टेस्ट सीरीज तो बहुत हेल्प किए थे। हम्म। मैंने टीआईएफआर का जो 5 टेस्ट सीरीज होता है मैंने सब दे दिया था। हम्म। फिर मैंने टीआईएफआर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सब सब सॉल्व कर दिया था, मतलब 2010 से लेके सभी क्वेश्चंस, मतलब प्रीवियस ईयर पर जेरोक्स करके मैंने वो सॉल्व करता था। और फिर जो मतलब अ, आप जो कराती थी, मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो भी हेल्पफुल रहते थे, लेकिन मैंने प्रेफर किया कि मैं वो सब कुछ एक बार मतलब फिर से मेरे टाइम से करूँ, मतलब मैं खुद से कर लूँ एक बार। तो मैं फॉलो करता था, लेकिन मैं सब सब वीडियोस वो सब नहीं देखे। समझ गए। यस। मोस्टली आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना प्रेफर करते हो, कि आप खुद से आराम से अपने टाइम के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करो, उस पर आपका ज्यादा फोकस रहता है, राइट? यस। ठीक है। सो तीर्थेंदु, आपको कुछ ऐसे पॉइंटर्स लगे जो आपको अपने प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहे, और कुछ ऐसे पॉइंटर्स जो आपको लगे कि यार मुझे नहीं करने चाहिए थे, ऐसे कुछ लगे कोई पॉइंटर्स? नहीं मतलब हेल्पफुल तो सभी चीज लग रहा है, मतलब जितना कर सके वही हेल्पफुल होगा, लेकिन
ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे कुछ नहीं लग रहा है अब तक। नहीं, मतलब आप आपसे जितना हो सकता था, इन शॉर्ट आपने वो सब कर दिया, कि मुझसे जितना हाँ। हो सकता है मैंने वो सब कर दिया। हाँ। ठीक है। अब हम आईआईटी जैम के प्रिपरेशन से नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं। आपकी इन तीनों ही एग्जाम्स में बहुत अच्छी रैंक आई, तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे कॉलेजेस ने इनवाइट भी किया होगा और आपके बहुत सारे कॉलेजेस में सिलेक्शन हुआ भी था। तो आप मुझे बता सकते हो कि आपको किस किस कॉलेज में आपका सिलेक्शन हो चुका है फॉर एमएससी, फॉर इंटीग्रेटेड पीएचडी? हाँ, सो फाइनली आईआईटी जैम से आईआईटी बॉम्बे मिल गया था मुझे फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में। और फिर इंटरव्यूज दे के मुझे आईआईसी एमएससी में मिला था, आईआईसी इंटीग्रेटेड पीएचडी में मिला है, एनसीबीएस में मिला है, और आइजर पुणे में मिला है। ठीक है। पीआईएफआर मुंबई में मुझे सेकेंड राउंड तक गया था, लेकिन वहाँ पे नहीं हुआ मेरा। और अब आप फाइनली सेलेक्ट कौन सा इंस्टीट्यूट कर रहे हो? तो फाइनली आई एम थिंकिंग टू ज्वाइन आईआईसी इंटीग्रेटेड पीएचडी। आईएएससी इंटीग्रेटेड पीएचडी। उसका कोई स्पेसिफिक रीजन है कि आप आईएएससी के इंटीग्रेटेड पी, मतलब आपने शुरू में बताया कि आपका मन था हमेशा से कि आपको आईएएससी में जाना है, आपने स्टार्टिंग में ये बात कही थी, बट स्टिल कोई रीजन है आईएएससी का इंटीग्रेटेड पीएचडी चूज करना? मतलब वैसे तो रीजंस नहीं है, लेकिन हाँ, मेरे कुछ सीनियर्स है कॉलेज कॉलेज का, जो दो तीन सीनियर्स है। और फिर आईसी का तो बहुत अच्छा कैंपस लाइफ भी है, ऐसे ही। अच्छा, ऑब्वियस बात है, सीनियर्स ने आपको सजेस्ट किया होगा, और आईएएससी अपने आप में ही बहुत बड़ा नाम है, आप किसी से भी सीनियर से पूछोगे वो आईएएससी आपको डेफिनेटली रिकमेंड करेंगे। सो अब इंटरव्यू पे चलते हैं, क्योंकि आईएएससी का इंटरव्यू बहुत मेन है। तो आप अपनी इंटरव्यू का जर्नी बताएंगे, कैसा रहा था वो टाइम, आपको इंटरव्यू के लिए ऑफलाइन बुलाया था, ऑनलाइन था आपका इंटरव्यू, कैसे था पूरा, मतलब उसके बारे में आप बता पाएंगे? हाँ, तो मैं आईसी में आई हैड गिवन टू इंटरव्यूज। ठीक है। एक था कि एमएससी का, और फिर इंटीग्रेट पीएचडी का। हाँ। दोनों डिफरेंट डेट्स में होते थे। एमएससी का तो अप्रैल में होता है, और जो इंटीग्रेट पीएचडी का है वो मई में होता है। ठीक है। तो रिसेंटली दे के आ रहा हूँ मैं इंटरव्यू। तो एमएससी का थोड़ा सा नर्वसनेस था मुझे, क्योंकि वो फर्स्ट ऑफलाइन इंटरव्यू था मेरा। तो बहुत नर्वस था मैं। और फिर इंटीग्रेट पीएचडी का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो चुका था, हम्म। तो मतलब ठीक था। ऐसे मतलब थोड़ा सा ठीक ही था, मतलब इंडिकेट पीएचडी का मतलब माहौल थोड़ा सा, मतलब इंडिकेट पीएचडी का ज्यादा गंभीर रहता है, क्योंकि वहाँ पे प्रोफेसर्स बहुत ज्यादा रहता है। मतलब 10-12 प्रोफेसर्स रहता है, और एमएससी का सिर्फ 5 प्रोफेसर्स ही थे। अच्छा, तो मतलब आपके पैनल में 10 से 12 प्रोफेसर्स थे जो आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे, और किस तरीके के क्वेश्चंस थे? तेंदु याद है आपको अच्छे से कि उन्होंने क्या पूछा? कुछ कुछ यस हो मैम। गए, कुछ कुछ क्वेश्चंस याद रहते कि अरे ये पूछा था, ये पूछा था, तो वो क्वेश्चंस आप बता सकते हो? यस मैम। तो इंडिकेट पीएचडी में मुझे मतलब मुझे जाते ही मतलब पूछ लिया था कि व्हाट आर योर फेवरेट टॉपिक्स ऑफ हाँ। इंटरेस्ट। तो मैंने बोल दिया था कि मेरा बायोकेमिस्ट्री है, फिर सेल बायोलॉजी है, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। हम्म। तो वो वो लोग उनसे ही मतलब टॉपिक से ही पूछे थे, ठीक है। मतलब टॉपिक से डेविएट करके नहीं पूछे थे। तो स्टार्टिंग विद बायोकेमिस्ट्री, तो उन्होंने पूछा था वो एक ग्राफ, मतलब शुरू में एक ग्राफ बनाने को दिया था मुझे, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, और वो फ्री एनर्जी का ग्राफ था। मतलब जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी दिखाना पड़ता है प्रोडक्ट और सबस्ट्रेट फॉर्मेशन के टाइम। फिर वो जब मतलब वो एंजाइम अगर मैं दूं, तो फिर कैसे मतलब एक्टिवेशन एनर्जी लोअर होता है, वो चीज़ दिखाना हो रहा था मुझे। तो ऐसे एक ग्राफ बनाने दिया था। और फिर then they asked me about Michaelis-Menten equation, and I had to draw the graph of the Michaelis-Menten curve. So I drew that, and I also wrote the equation. And then they asked me about Km values, then K2, K1, K minus 1, everything related to that thing. And they also asked me a question that if the enzyme concentration is doubled, then how would this graph look like? तो वो तो हमको पता है कि मतलब ग्राफ का वी मैक्स डबल हो जाएगा फिर, लेकिन के एम सेम रहेगा। तो ऐसे ही मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू दिस टॉपिक। फिर आता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम मतलब फर्स्ट दे आस्क्ड वाज अबाउट सेंट्रल डॉग्मा, so I answered it, and then they started asking about the different types of RNAs in the cell. So I answered about the various types of RNAs, siRNAs, वो सब भी मतलब लॉन्ग नॉन कोरिन RNAs, वो सब भी मतलब वो लोग मतलब सुनना चाहते थे। और फिर एक मतलब कॉन्सेप्चुअल और टेक्निकल क्वेश्चन पूछे थे कि हाउ टू मतलब isolate or distinguish the different types of RNAs, rRNA, mRNA, tRNA,
how would we isolate them from each other? If we have a collection of those RNAs, how would we separate them? So तो इसका मतलब बहुत मिक्स्ड आंसर दिया मैंने, मतलब उतना मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था मुझे आंसर में। मैंने ऐसा बोला कि एमआरएनएज में तो पॉली ए टेल्स होते हैं, तो मैं पुल डाउन ऐसे में एक पॉली टी प्राइमर लगा दूंगा तो उससे बाइंड होके मतलब वो एमआरएनएज विल बी एल्यूटेड एट द लास्ट, ऐसे करके बोला था। फिर टीआरएनएज में 3 प्राइम में सीसीए होता है, तो अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री अगर एक प्राइमर अटैच कर देता हूँ तो वैसे अगर बाइंड हो जाए तो वो दैट विल बी एल्यूटेड एट द लास्ट। तो मैंने ऐसे करके कुछ मतलब बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे अब लगता है कि उसका आंसर ये होना होगा कि अगर मैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सबको रन कराता हूँ तो फिर डिफरेंट बैंड्स मिलेगा हमको, क्योंकि उनका कॉन्फ़िगरेशंस में थोड़ा मतलब चेंज, मतलब डिफरेंट, दे हैव डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस, लाइक द tRNA have a clover leaf like structure, then the mRNAs are different, RNAs are different, so we can get different bands in the electrophoresis gel. तो आई थिंक दिस वुड बी अ बेटर आंसर। ठीक है फिर भी। और फिर सेल बायोलॉजी से मुझे पहले तो एक सेल का डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोला गया था ब्लैक बोर्ड पे, और फिर वहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, न्यूक्लियस ड्रॉ किया, फिर ईआर ड्रॉ किया, माइटोकॉन्ड्रिया ड्रॉ किया। तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया से मुझे मतलब प्रोटीन ट्रांसलोकेशन से क्वेश्चन पूछा था कि if a protein is getting translocated to mitochondria, then how would you identify it? तो मैंने कोलोकलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है कि मैं वो प्रोटीन को टैग कर दूंगा जीएफपी से और फिर माइटोकॉन्ड्रिया को भी स्टेन कर दूंगा, then we can identify that the protein is in the mitochondria. Then they were satisfied. Then they asked me, means they said that now it's a next level, means a bit more difficult question for you. ऐसा बोल के मतलब बोला कि एक प्रोटीन को हम लोग बायोइन्फॉर्मेटिक्स से मतलब पता चल गया है कि दैट विल गो टू द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, देन हाउ वुड वी एक्चुअली आइडेंटिफाई इन द सेल कल्चर, और हाउ वुड वी एक्चुअली आइडेंटिफाई दैट दिस प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द इनर मेम्ब्रेन ओनली। इनर मेम्ब्रेन में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारे होते हैं, जैसे कि एनएडीएच कॉम्प्लेक्सेस, वो सब कॉम्प्लेक्सेस रहते हैं, जैसे कि जो ईटीसी साइकिल का जो कॉम्प्लेक्सेस है, तो वो सब कॉम्प्लेक्सेस इनर मेम्ब्रेन में रहता है। तो at that time, how did scientists know that these complexes were in the inner membrane only? तो मैं इसका मतलब कोशिश कर रहा था कि मतलब आउटर मेम्ब्रेन को कैसे भी करके डिटर्जेंट से अगर डिसॉल्व कर सकते हैं तो फिर हम लोग हमें एंटीबॉडी अटैच कर देंगे इनर मेम्ब्रेन। बट ये आंसर थोड़ा सा मतलब ठीक नहीं था, मुझे भी अभी लग रहा है कि उतना अच्छा नहीं था आंसर। ठीक है, फिर ये चला गया। फिर मुझे मैथ्स से क्वेश्चंस किए गए थे। मैथ्स में मुझे पहले जो क्वेश्चन था कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द हेटेरोजाइगस कंडीशन, अच्छा। जो कैपिटल स्मॉल ए है, तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट। तो मैंने बोर्ड में लिख दिया था कि 2pq। फिर मुझसे पूछा गया कि यू मस्ट हैव मेड सम मेजर, तो हाँ वो हार्डी विनलिक में अगर होगा, इक्विलिब्रियम में होगा तभी 2pq होगा, वरना तो कुछ और होता है। तो फिर मैंने वो बोला कि हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में है वो। फिर मुझे पूछा कि हाउ व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस मींस 2pq, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट इट कैन ऑब्टेन, द प्रोबेबिलिटी। सो इसके लिए मुझे वो करना था कि मुझे मैक्सिमा मिनिमा करना था, मतलब डिफरेंशिएशन करना था, फिर डबल डिफरेंशिएशन पॉइंट के मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढ के मुझे मैक्सिमम बताना था। तो ऐसे मैंने कर दिया था, वो लोग तो फिर सेटिस्फाइड हुए थे। तो ओवरऑल द इंटरव्यू वेंट फॉर अबाउट 30 minutes एंड या इट वाज काइंड ऑफ गुड। सो बेसिकली आपसे बायोलॉजी और मैथ्स के क्वेश्चन उन्होंने पूछे पैनल ने, यस मैम। और आपने कुछ अलग से प्रिपरेशन की थी तीर्थेंदु इसके लिए, इंटरव्यू के लिए? नहीं, इंटरव्यू के लिए कुछ अलग से तो प्रिपरेशंस नहीं थे, लेकिन मैंने इंटरव्यू के लिए स्टैटिस्टिक्स थोड़ा सा अच्छे से करके गया था, क्योंकि मेरे यूजी में स्टैटिस्टिक्स थे, तो स्टैटिस्टिक्स मैंने करके गया था। बाकी सारे इंटरव्यूज में स्टैटिस्टिक्स पूछे थे, मतलब अच्छे खासा स्टैटिस्टिक्स पूछे थे, क्योंकि मेरे यूजी में सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स का, इसलिए। और बाकी जो हम बायोलॉजी से जितने भी मैं क्वेश्चन समझ पाई वो तो मोस्टली नोट से ही आए हैं, कि मतलब जो हम पढ़ते हैं नॉर्मली आईआईटी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए वैसे ही थे,
बस उसको थोड़ा सा यस मैम। उन्होंने एक्सपेरिमेंटल बना लिया, वैसे नहीं तो मोस्टली क्वेश्चंस देवर लाइक डायरेक्ट क्वेश्चंस, जितने मेरे को समझ पा रहे हो डायरेक्ट क्वेश्चंस ही थे। सो अब इंटरव्यू से चलते हैं फिर से प्रिपरेशन की तरफ। तो आप जब प्रिपेयर कर रहे थे तब कभी ऐसे सेल्फ डाउट आता था, या कभी ऐसे फेलियर सा लगता था, कभी लगता था कि यार नहीं करना, ऐसा कभी होता था, फील हुआ है सर? नहीं मतलब सेल्फ डाउट तो मतलब बहुत बार हो चुका था कि नीट नहीं क्रैक हुआ था मेरा। हाँ तो हाँ। सेल्फ डाउट तो था ही पहले से ही। लेकिन करना है ये मुझे पता था कि हाँ करना तो है। हाँ लेकिन सब सेल्फ डाउट्स होते रहते हैं क्योंकि डेली जब गोल्स मैं लिख के रखता था वो कंप्लीट नहीं होते थे तो वो थोड़ा टेंशन दे देता था कि हाँ मतलब कैसे होगा इतना सारा कुछ। बट देन हो जाता है। और दिप्तेंदु इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इवन अगर अपन गेट बीटी का देखें तो कुछ कुछ उसमें अलग ही चैप्टर्स हैं। ठीक है, गेट एक्सेल और आईआईटी जैम तो फिर भी काफी सिमिलर है। तो इतने सारे चैप्टर्स करना, इतनी सारी चीजें दिमाग में रखना, तो कोई ट्रिक्स थी आपके पास, या आप कैसे इतनी सारी चीजों को अपने ब्रेन में स्टोर कर लेते थे? मतलब वैसे तो कोई ट्रिक्स नहीं है लेकिन ठीक है मतलब जैसे कि गेट बायोटेक्नोलॉजी का जो एग्जाम है उसमें बायो प्रोसेसिंग और बायो इंजीनियरिंग ये दो टॉपिक्स है जो मतलब आते हैं क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन अगर हम एकदम प्रीवियस ईयर को मैं ठीक ठाक करके जाओ तो आइडिया लग जाता है कि कहाँ से आएगा क्वेश्चन। तो थोड़ा सा मतलब वैसे मतलब ट्रिक्स यूज करना पड़ता है कि हाँ मुझे पता है कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहा है। तो उस हिसाब से प्रिपरेशन को अगर वैसे अगर हम लोग डिवाइस कर सके कि हाँ मुझे सिर्फ वो टॉपिक्स करके जाना है तो फिर मेरा हो जाएगा। तो ऐसे ट्रिक्स करना पड़ता है हाँ। क्योंकि सब कुछ पॉसिबल नहीं है। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तो डेफिनेटली एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो जैसे जैसे हम सिलेबस करते जाते हैं हमें वो कर लेना चाहिए, वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब फिर दिन तो जो बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए अगर आप कोई मैसेज देना चाहे, उन्हें कुछ आप बताना चाहे, तो डेफिनेटली यू कैन टेल। या सो फॉर द फ्यूचर एक्सपीरियंस मैं जो सजेस्ट करना चाहूंगा कि एवरीवन शुड एंजॉय द प्रोसेस ऑफ लर्निंग फर्स्ट। मतलब एग्जाम्स तो बहुत सारे हैं कोई ना कोई तो आराम से निकल जाएगा। तो ये जो हम लोग सीखने को मिल रहा है वो एंजॉय करना बहुत मतलब जरूरी हो जाता है। और फिर एक और चीज जो मैं खुद को हमेशा बोलता था कि द इफ यू इफ यू वर्क हार्ड डेफिनेटली द चांसेस ऑफ योर बीइंग लकी वुड इंक्रीज। तो यही था क्योंकि लक बहुत अच्छा फैक्टर है। मतलब लक का जरूरत है मतलब लक के बिना इतने सारे एग्जाम्स मतलब पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन वही मतलब हार्ड वर्क से अपना लक फैक्टर भी इंक्रीज हो जाता है। और इसके अलावा व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? मतलब आपने बताया कि आप आईएएससी में इंटीग्रेटेड पीएचडी करना चाहते हो, बट इसके अलावा भी आपके कोई प्लान्स हैं? नहीं अभी तो एक न्यू फील्ड में एंटर कर रहा हूँ तो आई विल एक्सप्लोर कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। अभी तो मुझे लग रहा है कि मैं रिसर्च में ही जाऊंगा। लेकिन देखते हैं कि ऐसे बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाके आपको और भी और बहुत कुछ पता चल जाता है जो आपको पहले से पता नहीं होता है। तो देखते हैं एक्सप्लोर करते रहेंगे। एंड मतलब वन एक्सप्लोर लास्ट करूंगा क्वेश्चन, मैं। कि अगर आप बंसल बायोलॉजी के साथ आपकी जो जर्नी है उसे सिर्फ एक लाइन में कुछ बताना चाहें, जो भी आपकी जर्नी थी, जितने भी मंथ्स की थी, तो आप क्या बताना चाहेंगे उसके बारे में? Yeah, so in short, it was good and it saved a lot of my time. सो थितेंदु, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आई होप कि आप बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंचे, एंड जो आपके जूनियर्स हैं उन्हें भी आप गाइड करते रहें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद बंसल बायोलॉजी। Thank you. Thank you. थैंक यू, बाय बाय।